वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बार बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पेपर देने से पहले। और आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर लगा के जाएं और पूरे सेट को एक तरफ से ये देखिए। तो आज इस क्रम में ये आपका 25वां सेट है और इसके अलावा भी एनवायरनमेंट का 2 सेट आपको मिलेगा और कुछ लेक्चर भी सेपरेट इस पर मिलेंगे आपको, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न के साथ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। विकल्पों को देखते हैं जैसा कि हम रोज करते हैं। वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, सी वाला है कि कक्षा की चारदीवारी और डी है कि बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। अब इसमें से भी हमको सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। तो सही विकल्प में देखें, बोलते हैं कि पहला और दूसरा यानी कि ए और बी सही है। यहाँ पे बोलते हैं केवल सी वाला विकल्प सही है। यहाँ पे सी डी बोलते हैं या फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ए बी डी विकल्प सही है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे केवल और केवल मात्र सी वाला विकल्प सही है, क्योंकि जो कक्षा की चारदीवारी है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए कक्षा की चारदीवारी प्रभावशाली संसाधन नहीं है। यही यहाँ पे पूछा है कि संसाधन प्रभावशाली नहीं है। जाहिर सी बात है, कक्षा के अंदर बच्चे उतनी सटीकता के साथ और जो है अनुभव और कौशल को इतना ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकते, कुछ रटी रटाई चीज़ों को ही अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है बच्चों के सीखने के की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं, ठीक है। विकल्पों को यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। विकल्प है कि मौखिक तकनीक पर, उसके बाद दूसरा है कि प्रोजेक्ट तकनीक पर, तीसरा विकल्प है कि अवलोकन तकनीक पर और अंतिम वाला विकल्प है कि अधिन्यास तकनीक पर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है अवलोकन तकनीक पर, यानी कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक, क्योंकि बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन जो यहाँ पे आधारित है वो आपका ऑब्जर्वेशन पे ही टेक्निक काम करेगी, क्योंकि बच्चे जब तक चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे वो एक एक्टिव लर्नर के रूप में नहीं आ पाएंगे, अन्यथा वो रटेंगे और उनके अंदर समझ विकसित नहीं होगी और वो कुछ समय के लिए कुछ समय बाद अनुपयोगी हो जाएगी रटी हुई विद्या, क्योंकि उसका अनुरूप अलग अलग जगह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है, ठीक है। CCE, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे पहले इसको, प्रश्न के विकल्प को देख लीजिए। सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के अंदर आकलन। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे CCE के अनुसार तो पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन सीखने के लिए समान आकलन से संबंधित होता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो विकल्प ए यहाँ पे सबसे उपयुक्त है। बच्चों के अपने विचार, अवलोकन की रिपोर्ट, स्वयं के अनुभव की अभिव्यक्ति, किसी बात के लिए तर्क प्रयोग के बाद उसके परिणाम आदि ऐसे अवसर हैं जिसमें बच्चे गुणात्मक रूप से बच्चों को स्वयं पता चलता है कि वे क्या सीख रहे हैं, ठीक। और जिन लोग को CCE का मतलब नहीं पता है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग के बारे में है ये, ठीक है। इसको आप बोलेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवोल्यूशन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लर्निंग मतलब कि आपका जो लगातार है वो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता रहे, ठीक। आई होप कि ये तो पता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे या मुद्दों जैसे कि लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप विकल्पों को देखिएगा। विकल्प यहाँ पे हैं कि बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सीधा सा उत्तर अगर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि विकल्प को अगर एक बार थोड़ा सा समझें तो ये बोलना चाह रहा है कि संवेदनशील मुद्दों, वो भी कौन सा, लिंग भेद के।
तो जाहिर सी बात है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके ही उनको क्लियर किया जा सकता है। अगर उनके मन में कुछ इस तरह का जो है अर्थपूर्ण या विभेद को लेकर या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में भ्रम उत्पन्न कर रही हैं, उनको समझने में समस्या उत्पन्न कर रही हैं, उनके बीच में डाउट है, तो उसको जो है बातचीत के माध्यम से ही बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पे उपयुक्त तो सभी हैं, लेकिन जो सबसे कम उपयुक्त हो रहा है उसकी बात हो रहा है। ठीक है, विकल्पों को देखिए। पहला विकल्प है कि बंद उत्तर वाले प्रश्न, ठीक है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। और दूसरा है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा है कि विस्तारित प्रश्न। और डी है कि सृजनात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित और सृजनात्मक तीनों उपयोगी हैं। ये सिर्फ फैक्चुअल की बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे कम उपयोगी जो विकल्प है वो यहाँ पे ए वाला ही है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको ए टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि आखिर पोर्टफोलियो है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो विकल्पों को देखिए। विकल्प है कि बच्चों के सीखने की प्रगति एक संचयी अभिलेख है। विकल्प 2 है कि बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है ये पोर्टफोलियो के बारे में। और तीसरा है कि पोर्टफोलियो सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो विकल्प है आपका डी वाला कि पोर्टफोलियो को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। अब यहाँ पे भी जो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे भी विकल्पों को थोड़ा सा इसने बांट दिया है ना। तो विकल्प है कि ए सी सही है केवल, या फिर केवल सी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर ए बी डी सही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सही विकल्प है आपको मैं बताऊं कि वो डी है। ठीक है, डी मतलब ए बी डी, यानी कि इसमें सी गलत है। सी में क्या है कि सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित है। जब यहाँ पे मैंने बताया था केवल जैसे या सिर्फ जैसे अतिशयवादी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क होना है। क्यों? क्योंकि अगर इसके बारे में देखें तो बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। और पोर्टफोलियो में देखते हैं बच्चों की सीखने की जो प्रगति है वो एक संचयी अभिलेख की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका सही उत्तर आपका डी वाला होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण के अध्ययन में है। यानी कि ईवीएस के अध्ययन में ये पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, विकल्प को अगर आप देखें, विकल्प आपके सामने है कि सहयोग है, कोऑपरेशन है, यानी कि आपसी सहयोग की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा विकल्प है कि स्मरण करना है। उसके बाद है पेपर पेंसिल परीक्षण है, और पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, तो आकलन में संकेत होना चाहिए, यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा तो उसके हिसाब से पर्यावरण अध्ययन रटने के बजाय वो सीखने पे बल देता है। और सीखने के लिए क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक जो होता है वो सहयोग होना चाहिए, यानी कि आकलन जो है सहयोग आधारित है। और एनसीएफ 2005 के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, सहयोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न है कि मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। ठीक है, और इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से ले गए थे। ठीक है, यानी कि व्यापारी इसको कहाँ से ले गए थे, इस मिर्ची की बात हो रही है। अब विकल्प में देखिए तो विकल्प आपके सामने यहाँ पे आएगा चीन से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से, या फिर दक्षिण अमेरिका से, या अफगानिस्तान से। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सही विकल्प आपको बता रहा हूँ मैं, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, मिर्ची हमारे देश में प्रत्येक भाग में तो होती ही होती है और महत्वपूर्ण मसाला है, बिना इसके कोई भी हमारा जो भोजन होता है वो तैयार ही नहीं होता। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से ले गए थे। और मिर्ची का प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है और होता रहा है सदैव से। मिर्ची का तीखापन जो क्यों होता है जानते हैं? इसमें एक कैप्सेसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसमें तीखापन होता है। और मिर्ची का लाल रंग भी इसी के कारण होता है, कैप्सेंथिन से उसको बोलते हैं। ठीक है, और मिर्ची खाने में जो है, इसमें पता होगा आपको, मैंने पहले बताया था कि विटामिन ए पाया जाता है। और मिर्ची भारत में जो है
कहाँ से लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ये हालांकि बहुत सारी चीज़ें पहले भी मिर्ची रही होगी, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसी हिसाब से पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमने देखा है एक बार पहले भी, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो गुजरात आप देखेंगे तो गुजरात के बगल में एमपी है और महाराष्ट्र है और ऊपर राजस्थान है। ठीक है, तो एमपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, हाँ, इस हिसाब से इसका पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। ये प्रश्न भी हम देख चुके हैं, तो यहाँ जल्दी से इसको करते हैं। चील, गिद्ध, बाज और उल्लू। इसका सही उत्तर आप देखेंगे क्या होगा? उल्लू होगा। अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, यानी कि हमसे ज़्यादा उनकी देखने की क्षमता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, यानी कि दुगनी जो है क्षमता है इनसे हमारी। विकल्प को देखिए, विकल्प हैं यहाँ पे बाज, कौवा, कबूतर। बी वाला है कि बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील और कौवा, चील, बुलबुल। तो एक चीज़ तो सुनी होगी आपने कि जैसे बोलते हैं ना कि आपकी जो है चील की निगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर बहुत जितनी ज़्यादा ऊपर उड़ने वाले पक्षी होंगे वही इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे विकल्प बी आप देखें तो बाज, चील और गिद्ध यही सही होगा, क्योंकि इन तीनों पक्षियों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, मानव से 4 गुना अधिक तक ये लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनको बहुत स्पष्ट वस्तुएं दूर से भी दिखाई देती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? आप लोग जानते होंगे कि ये इसका उत्तर जो है 4 विकल्प हैं, 2001, 2004, 2002, 2012। तो बहुत से लोगों को पता होगा या कंफ्यूज हो गए होंगे, 2004 में आई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सुनामी आने का कारण होता है कि समुद्र के अंदर जो भूकंप वगैरह आते हैं उसी के परिणाम स्वरूप आती है, और ये बहुत विकराल भी हो सकती है, जिसका 2004 में बहुत ही भयानक परिणाम देखा गया था। तो इसका सही उत्तर 2004 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्लॉथ के विषय में, स्लॉथ बियर के बारे में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन की पहचान कीजिए। विकल्पों को हम लोग देखते हैं। विकल्प है कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर के बल लटके रहते हैं, मस्ती से सोते रहते हैं। बी है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और अंतिम विकल्प है यहाँ पे सी वाला कि स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में ये केवल 2 पेड़ पर ही रहते हैं या रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है कि सही कथन की पहचान कीजिए, क्योंकि स्लॉथ, ये तो सच है कि बहुत कम पेड़ों पे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 ही पेड़ों पे रहते हैं, पेड़ बदलते भी हैं। बस ये है कि इनका एक पेड़ की जब पत्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं तभी दूसरे पेड़ों पे जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें बी वाला विकल्प जो इनका है, केवल बी या ये वाला बी, दोनों एक ही है कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी में पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी सारे विकल्प यहाँ पे लगभग गलत हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो भालू नहीं है और ये दिन में करीब 17 घंटे के आसपास सोते हैं, तो यहाँ 20 घंटा दे रखा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की पेड़ बदलते हैं और इनके जीवन में मुश्किल से 8-10 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, और ये भी जब बहुत रेयर ही नीचे उतरते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? विकल्पों को देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। यदि आप राजस्थान के तौर पे देखें, यहाँ पे जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का भी आपको मिल जाएगा नेशनल पार्क। उसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, यहाँ पे विकल्प दिया है। उत्तर प्रदेश में आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, नंदा देवी है, राजाजी नेशनल पार्क है। राजस्थान का हमने देख लिया। गुजरात में कौन कौन से हैं? गिर है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है और ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि असम में रहने वाले ग्रामीणों अथवा लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए, यानी कि उनकी क्या खासियत होती है? विकल्पों को देखिए, बांस का घर बनाना चाहिए। बी में है कि बांस के खंभों पर ढालू छत का घर बनाना चाहिए, यानी कि छत जो है ढालू में हो।
सी है कि मिट्टी और फूस के बने घर होना चाहिए। डी है कि सपाट छतों वाले लकड़ी के घर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर आप देखना चाहें तो यहाँ पे है भैया कि हाउस ऑन स्टिल्ट, ठीक है, यानी कि स्लोप होना चाहिए उनके, विथ स्लोप रूफ्स, यानी कि बांस के खंभों पर ढालू वाली छतें होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है, वहाँ देखेंगे कि छतें जो है ढालू होती हैं। जैसे आप हिमाचल वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ घर कैसा भी हो, ऊपर आपको खपड़े नुमा या नहीं होगा तो कुछ जो है आप देखेंगे कि टीन या ईस्ट वेस्टर्स का ही, खासकर टीन ही होता है क्योंकि बर्फ़ भारी होती है। तो आप देखेंगे कि उनको जो है कैनोपी टाइप का एक कोन टाइप का बना दिया जाता है या फिर ऐसा स्लोप बनाया जाता है ताकि उस पर बर्फ़ वगैरह रुके ना, वेट उसका ज़्यादा ना हो ना। और बारिश वाले स्थानों पे देखा था क्योंकि पानी अगर लगातार रुक गया तो वो भले वैसे डायरेक्ट ना आए लेकिन उसके अंदर सीलन आ जाएगी और पानी जो है अंदर आने लगेगा चाहे जैसा स्लोप हो। तो इसलिए पानी जब रुकेगा ही नहीं तो अंदर आएगा भी नहीं, रिस्क कर अंदर नहीं आएगा। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घटपर्णी, जिसको शिकारी पौधा या पिचर प्लांट भी बोलते हैं, जो कीट और मेढक तक को जो है फंसा कर खा ले जाता है, और हमारे देश में ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इससे पहले जो प्रश्न हमने किए प्रश्न हम कर चुके हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं था, उसमें दूसरी जानकारी थी। संबंधित प्रश्न आप देखेंगे तो ऐसा ही आपको लगेगा। ठीक है, इसका सही उत्तर आप देखें तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका, ये हमने पहले भी देखा था, मेघालय में पाया जाता है। इसकी अगर हम बात कर लें, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है पहले के सेट में, ये इस पेड़ को क्या बोलते हैं? नेपेंथिस बोलते हैं। ठीक है, और नेपेंथिस की क्या खासियत है कि ये एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा है जो भारत में केवल मेघालय के खासी जयंतिया और गारो हिल्स में ही पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। और इसके नाम में खासियाना शब्द इसके खासी हिल्स पे पाए जाने के कारण इसको जोड़ा गया है। और यहाँ पे बोलें तो इसके जो पौधा होता है, घड़े की जो आकार की तरह ये चमकता है, मतलब एक पॉट सा बना रहता है, उसी में जाके जो है चीज़ें फंस जाती हैं और उनका जो है ये शोषण करता है, यानी अपने पोषण के लिए उनका शोषण करता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, भोजन के तौर पे यूज नहीं करता, ये न्यूट्रिएंट जो होता है उनकी कमी जो अंदर पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह की, उन कमियों को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अल-ब्रूनी एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था। ठीक है, अल-ब्रूनी के बारे में, और उसके संबंध में 3 कथन ये दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है कि अल-ब्रूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। दूसरा है कि उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। और सी है कि हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें अल-ब्रूनी के बारे में तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर ध्यान दिया जाए कि अल-ब्रूनी कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें सही उत्तर के बारे में तो तीनों उत्तर सही हैं। क्यों? क्योंकि भाई 1000 वर्ष से पहले आया था। ठीक है, बहुत सी चीज़ों, खासकर तालाब ऐसी चीज़ों से बहुत प्रभावित था, और इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम विशेष चीज़ों को जानते हैं। ठीक, इस हिसाब से इसके तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और ये सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, आगे चलकर उसे उसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे झांका का मतलब है कि चीड़-फाड़ करके रिसर्च किया उसके पेट में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में देखता है पीप्ड लिखा है तो उसी का जो है ट्रांसलेशन यहाँ पे हो गया है झांका। अब विकल्प को देखिए। विकल्प है कि ये साइंटिस्ट कौन थे? ग्रेगोर मेंडल थे। ठीक है, ये मटर वाले हैं, मटर पर जिन्होंने रिसर्च किया था। रेजालिंड फ्रैंकलिन है। सी है कि रोनाल्ड रॉस है, और डी विकल्प है कि बोमोनेंट। ठीक है, बोमोनेंट। देखिए इनका जो ऐसा करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे। रोनाल्ड रॉस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि मच्छर के पेट में पहली बार ऐसा रिसर्च किया, और आगे चलकर इन्होंने बताया कि मलेरिया का जो कारण है एक परजीवी है जो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के हिसाब से काम करता है, या उसका अन्वेषण इन्होंने किया, और 1902 में इनको इसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय यानी कि थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया है, यानी कि थीम वाला जो सिस्टम अपनाया गया है उसके पीछे का कारण क्या है? ये संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। बी है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। सी है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, और डी वाला विकल्प है कि
ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए हिंदी लिखना भूल गए लेकिन बताते हैं, जो ये विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने के सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। विकल्पों को देखिए, विकल्प है यहाँ पे ABC, ठीक है, ACD, ABD और BCD। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक विकल्प गलत है कोई, और वो ये है कि किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। सीमित नहीं करता है, ठीक है। थीम का मतलब ही होता है कि उस आधार पर उस बच्चों को सीखने में जो है आसानी दिखाई दे, ठीक है, समझने में आसानी हो। तो सीमित करने वाला ऑप्शन यहाँ पे आप हटा देंगे तो अपने आप आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे A, B और D, C को छोड़कर तीनों विकल्प यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का नेचर क्या है वो यहाँ पे दिया है। विकल्पों को देखिए, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है, संज्ञा एवं क्रिया दोनों की बात हो रही है, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो क्या है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अगर आप देखें तो यहाँ पे कि मोर अ वर्ब देन अ नाउन, यानी कि संज्ञा की अपेक्षा क्रिया बहुत है, क्रिया अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें विषय के तौर पे तो ये अन्य प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञानों में जो है समाया हुआ है। आप देखेंगे पर्यावरण को, बिना उसके है ही नहीं चीज़ें, इसलिए इसको अनेक विषयों और उपविषयों में परस्पर बांटा जाता है और जोड़कर देखा जाता है। और इसका अध्ययन जो है क्रमबद्ध उपागम से किया जाना चाहिए, और चीज़ों से घनिष्ठता से संबंध होने के कारण ये क्रिया के अधिक नज़दीक है, ना कि संज्ञा के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है कि परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण, यानी कि यहाँ ये लेसन की बात है, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। चेतन लेता है, ठीक है, चेतन नाम है यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विकल्पों को देखिए, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, यानी कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, और सी है कि अभिभावकों को जो गार्जियंस हैं, ठीक है, उनको क्या करना, पेरेंट्स को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। और यहाँ पे डी वाला विकल्प है कि डिक्लेयरिंग स्टूडेंट पास और फेल, यानी कि बच्चों को पास या फेल घोषित करना। अब इसमें से आप देखिए, इसमें भी यही काम कर दिया है इसने कि भैया ये बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है और कौन सा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है छांट दिया है। तो इस तरह के जब प्रश्न लगाएं, जब दोबारा इस तरह की कठिनाई आपको महसूस हो तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है और थोड़ा शांति के साथ यहाँ पे पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पास और फेल निर्धारित करना नहीं होता है बच्चों का उद्देश्य। बच्चों का उद्देश्य हमेशा सीखना होता है। तो गलत अगर आप छाटे तो डी छाट दीजिए। डी जहाँ पे है वो ऑप्शन अपने आप हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप बिना सोचे समझे आप बी को लगा सकते हैं, क्योंकि जो गलत है वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ABC विकल्प अपने आप सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? विकल्प देखिए, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना चाहिए, अथवा वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित कर लेगा ना। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और क्वेश्चन भी है इसमें। क्वेश्चन यही है कि अब भाई नेता ऐसी स्थिति में किसको बनाएंगे? तो देखिए इसमें अच्छे अंक से नहीं मतलब है, शरारती तो बिल्कुल नेता नहीं बन पाएगा। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए आपस में कहा जाएगा। इससे इनकी लोकतंत्र की भावना भी बढ़ेगी और एक दूसरे की बात मानने पर जो है बाध्य भी होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सहमति से वो चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि बातें नहीं मानेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है कि भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थी से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह EVS के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? ठीक है, अब यहाँ पे विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है परिवार की खान पान की आदतों के बारे में जानना चाह रही है, परिवार को एक साथ मिलाकर खाना खाने की बात को जानना चाह रही है, या फिर परिवार के सदस्यों के भोजन पकाने की भूमिका पर बात करना चाह रही है, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती देना चाह रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सही विकल्प आपको लगता है परिवार की खान पान की आदतों के बारे में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि भोजन बाद में कौन खाता है ना, पहले कौन खाता है, तो इससे कुछ वो अलग चीज़ दिखाना चाह रही है। परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए। यहाँ पे जो सही विकल्प होगा सी होगा, परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने की भूमिका और
उसे जेंडर के साथ जोड़ने की बात हो रही, क्योंकि इसमें प्रश्न ही ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जेंडर आप देखेंगे सोसाइटी में, बाद में खाना खाना, सब्जी लाना, ये कुछ जेंडर के ही लोग करते हैं ना, इसको जोड़ के देखा जाता है। तो ऐसी आदतों को बदलने की बात करी तो इस हिसाब से इसका विकल्प सी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक कक्षा का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? विकल्पों को देखिए, अवलोकन अनुसूची, रेटिंग स्केल, वृत्तांत रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैं सही उत्तर आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर होगा वृत्तांत रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसकी जो घटनाएं घटी है ना, शैक्षिक आकलन में किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा, उसको एक जगह रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि ऋषि चीज़ें, यहाँ पे है कि ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और कहते हैं, पढ़ने की योजना बना रहा है, ठीक है, और वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? अब यहाँ पे विकल्पों को देखते हैं हम लोग। विकल्प है कक्षा चर्चा के द्वारा, विशेषज्ञ वार्ता, वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण और रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो यहाँ पे जो सही आपको होगा कि वो रेशम पालन इकाई भ्रमण होगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ें सही से पता लगेगी। क्योंकि अगर हम देखें तो पढ़ने की जो योजना वो बना रहा है रेशम के बारे में, वो रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त रेशम पालन इकाई का जो है उसको जहाँ पे बनता है वहाँ उसको भ्रमण करना होगा, तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका डी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।